हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में बेटा हम आप लोगों के लिए लेके आए 2024 फिजिक्स का जो है हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए अनसॉल्व्ड पेपर। 2024 का क्वेश्चन पेपर है। बच्चों का डिमांड्स बच्चे कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर करवा दीजिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में 2024 का क्वेश्चन पेपर आता है, 2023 का क्वेश्चंस पेपर है ना, 2022 का क्वेश्चन पेपर, ये सारे क्वेश्चंस पेपर बेटा अब जो है हम लोग करने वाले इस चैनल पे, ठीक है। क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में आपके आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यूज है वही क्वेश्चंस पेपर में रिपीट होते हैं और करीब 70% से 80% तक क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होते हैं। मतलब जो क्वेश्चंस पेपर आपके बनते हैं बेटा उसमें 70 to 80% जो क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज के ही होते हैं। बाकी 20% से 30% क्वेश्चंस अब देखेंगे तो न्यू होंगे, नए क्वेश्चंस होंगे। 20 से 30% क्वेश्चन जो है वो नए होते हैं क्वेश्चन पेपर में, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। मोस्ट ऑफ डेरिवेशंस, डेफिनेशंस वो सब पीवाईक्यूज से ही करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कम से कम पीवाईक्यूज आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम नहीं है ना, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो आप लोग जो है अभी से पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट करिए, ठीक। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप लोग सॉल्व करिए, ठीक। और सैंपल पेपर्स अगर है आपके पास तो सैंपल पेपर आप लोग कर सकते हैं, मॉडल पेपर है मॉडल पेपर आप लोग लगा सकते हैं, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से हो सके और आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर बहुत टाइम से फिजिक्स की क्लासेस नहीं हुई है, बहुत टाइम से करीब 15 से 20 दिन हो गए हैं कि फिजिक्स की क्लास नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? उसका रीजन है स्वास्थ्य सही नहीं था, हेल्थ सही नहीं था। इस चक्कर में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना नहीं पा रहा था, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक। बट अब स्वास्थ्य सही है तो अब से रेगुलर आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आऊंगा फिजिक्स के, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए का। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? वैसे तो टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या यूज करते हैं हम? टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, है। बट इन दोनों यूनिट्स यहां पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है भाई, नहीं मिल रहा है। तो क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर की पावर -1 इंटू एम्पियर की पावर -1, न्यूटन मीटर की पावर -2 एम्पियर की पावर -2, न्यूटन मीटर की पावर -2 एम्पियर की पावर -1, न्यूटन मीटर की पावर -1 एम्पियर की पावर -2। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, कैसे निकालेंगे? जिन बच्चों का जो भी ऑप्शन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जल्दी से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा, देखो यहां से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं, फोर्स F इज इक्वल टू दैट इज विल साइन थीटा। यहां से हम लिख सकते हैं B दैट इज F अपॉन I इंटू एल। F हो गया न्यूटन, I हो गया आपका एम्पियर और L हो गया आपका मीटर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर की पावर -1 एम्पियर की पावर -1, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही सही है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ठीक। न्यूटन मीटर की पावर -1 एम्पियर की पावर -2, ऑप्शन फर्स्ट जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है यदि नाभिक 13Al27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तब नाभिक TE125 की त्रिज्या है। TE125 की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो खांसी अभी भी है थोड़ा, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एल्यूमिनियम की त्रिज्या आपका दे रखा है, TE125 की त्रिज्या आपसे पूछा है, नाभिक की त्रिज्या पूछा है। किसकी त्रिज्या पूछा भाई? नाभिक की त्रिज्या पूछा है। तो नाभिक की त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं यहां पे बेटा, देखो क्या होता है, R इज इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3, R0 a टू द पावर 1/3।
तो अगर हम एल्यूमिनियम और Te की बात करते हैं, इसका रेडियस ले लेते हैं R2, इसका रेडियस ले लेते हैं हम R1। देखो हम लिखते हैं R2 by R1, दैट इज व्हाट, दैट इज R0 A2 की पावर 1/3 डिवाइड बाय R0 A1 की पावर 1/3। R0 से R0 आपका कैंसिल हो जाएगा, कर दो कैंसिल, खलास। देखो इसको हम लिखेंगे A2 by A1 की पावर 1/3, A2 by A1 की पावर 1/3। नाउ A2 by A1, A2 कितना है भाई, देखो इसका एटॉमिक मास कितना है 125, 125 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास कितना है 27, 27। तो 125 का क्यूब रूट, 1/3 का मतलब होता है बेटा क्यूब रूट होता है, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 125 का क्यूब रूट होता 5 और 27 का क्यूब रूट होगा बेटा 3। तो R2 कितना हो जाएगा, R1 का भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे और R1 का वैल्यू देगा 3.6, तो 3.6 गुणा 5/3, 3 से इसको भाग करिएगा तो 1.2 गुणा 5, तो ये आपका जाएगा 12×5 = 60, तो 6.0 फर्मी। कितना आएगा, 6 फर्मी आएगा। तो इसका आंसर होगा बेटा आपका 6 फर्मी। ठीक, 6 फर्मी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो बहुत ही सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक, 6 फर्मी इसका आंसर है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है? वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है? कौन से नियम का संरक्षण का पालन हो रहा है यहाँ पे, ये आपको ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका आवेश, दूसरा ऑप्शन दे रखा है द्रव्यमान, तीसरा आपका दे रखा है संवेग, चौथा आपका दे रखा है ऊर्जा, एनर्जी। ठीक, तो कौन से संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है किसमें? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hν माइनस h न्यू नॉट। ठीक, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है और इस समीकरण में कौन सा नियम का पालन किया जा रहा है? तो अगर हम देखो ये सारी चीजें क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये भी एनर्जी, ये सब क्या है भाई? ऊर्जा है। तो सिंपल सी बात समझ में आता है कि ये ऊर्जा पर आधारित है, इसका मतलब ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा। कौन से सिद्धांत पर आधारित होगा भाई? ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर 4, जिन बच्चों ने ऑप्शन 4 टिक किया है वो बच्चे हमारे सही है। तो ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुहा नंबर है, यदि किसी एलसीआर परिपथ में VL, VR, VC और VO क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र तथा स्रोत में लगे AC वोल्टमीटर के पाठ्यांक हो, तब क्या हो सकता है? इनमें कौन सा रिलेशन सही हो सकता है? तो देखो LCR परिपथ में जब हम बात करते हैं LCR परिपथ की, है ना, तो LCR परिपथ में जो परिणामी विभव होता है, परिणामी विभव, तो परिणामी विभव V बराबर होता है बेटा √VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, इसको V0 से रिप्रेजेंट किया गया है इक्वेशन में। तो V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ऑप्शंस हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बेटा सही है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 4 कमेंट किया है वो बच्चे सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। VO का स्क्वायर इज इक्वल टू VL, ये लगभग माइनस का साइन होता है बेटा। ठीक, अगर VL का वैल्यू ज्यादा है उसमें से VC को माइनस कर देंगे, या VC ज्यादा है तो उसमें से VL को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है जहां N1 माध्यम का और N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है और N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 जो है वो माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है। N1 N2 से ग्रेटर है, N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इज ग्रेटर देन N2।
बताओ जल्दी से। 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, जो आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये डाइवर्स करता है रेस को, इस तरीके से रे इंसिडेंट होता है, बस इस तरीके से इसको क्या करता है, फैला देता है ये। बट लेकिन समझना यहां पे बेटा कि माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है। ठीक, देखो 3 कंडीशंस में आपको बता देता हूं। n1 इज लेस देन n2, प्रकृति चेंज नहीं होता है, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसकी प्रकृति? लेंस की प्रकृति में, लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर बात करते हैं सेकंड केस में कि n1 जो है वो ग्रेटर है n2, तो जो उत्तल लेंस है बेटा वो अवतल के जैसा काम करता है। उत्तल लेंस अवतल के जैसा काम करता है और अवतल लेंस जो है वो उत्तल लेंस के जैसा काम करता है। यहां पे प्रकृति क्या होता है, चेंज हो जाता है। अवतल है तो उत्तल के जैसा काम करेगा, उत्तल है तो अवतल के जैसा काम करता है। और अगर n1 इज इक्वल टू n2, अगर n1 और n2 इक्वल है, मतलब अपवर्तनांक दोनों मीडियम, मतलब लेंस के पदार्थ का और उसके बाहर के माध्यम का, अगर अपवर्तनांक बराबर है तो उस केस में लेंस किसके जैसा बिहेव करता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मुझे जल्दी से। जिन बच्चे को भी पता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिन बच्चे का आंसर सही होगा बेटा कमेंट में पिन कर दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो इस केस में अब देखो यहां पे ये कंडीशन है कि n1 इज ग्रेटर देन n2, ये वाला कंडीशन है, तो इसका मतलब अवतल लेंस उत्तल लेंस के जैसा काम करेगा। और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो कन्वर्स करता है रेस को कन्वर्स करता है, तो इसका मतलब ये रेस इस तरीके से आएगा, इसको ये क्या कर देगा, इस डायरेक्शन में कन्वर्स कर देगा। क्या कर देगा, कन्वर्स कर देगा। तो इस केस में आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नोट करिएगा इसको। चलिए बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है का दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो I है, इस I का मान आपसे पूछा है। ठीक, ये एक संधि है, ये जो बिंदु है बेटा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे वायर्स मिल रहे हैं आपस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। और संधि पर हम लगाते हैं किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का संधि का नियम लगाते हैं। इस संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का योग क्या होगा, 0 होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आने वाली धारा धनात्मक और संधि से जाने वाली धारा ऋणात्मक लिया जाए, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, है ना। तो ये अगर बात करेंगे, करंट इधर आ रहा है, ठीक, ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है ना। देखिए तो सिंपल यहां पे तो I प्लस का 6 आ जाओ, माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इन सब का योग जो है 0 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, कि संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का योग कितना होता है, 0 होता है। समेशन ऑफ I इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 0। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस कर देना, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 4 एम्पियर। करंट कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। मतलब यहां से संधि की तरफ 4 एम्पियर की जो धारा है वो आ रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस का नियम क्या है। लेंस का नियम, लेंस सूत्र होता है, लेंस का नियम होता है क्या कोई, लेंज होगा यहाँ पे। लेंस तो नहीं हो सकता भाई, लेंज हो सकता है यहाँ पे। लेंज का नियम क्या है, क्योंकि लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंज का नियम होता है, क्या होता है लेंज का नियम, तो देखो लेंज का नियम, लेंज का नियम होता है बेटा आपका कि विद्युत वाहक बल जिस कारण उत्पन्न होता है वह सदैव उसी का क्या करता है, विरोध करता है। किसी कुंडली में
उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंज का नियम बोलते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। ठीक, दैट इज कॉल्ड लेंज का नियम। इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखते हैं बेटा, समेशन ऑफ E माइनस डी फाई ओवर डी टी, क्या लिखते हैं? माइनस डी फाई ओवर डी टी। यहां पे जो माइनस का ये साइन है बेटा, ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये साइन रिप्रेजेंटेशन होता है लेंज के नियम का। ये माइनस साइन का इंडिकेट करता है, ये लेंज के नियम का रिप्रेजेंटेशन देता है कि ईएमएफ हमेशा फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो आप लेंज के नियम में ये भी लिख सकते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। आप ऐसे भी इस नियम को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट गौ पार्ट। इसका गौ पार्ट में पूछा आपके पीएन संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है? देखिए, जब भी एक पीएन संधि का निर्माण करते हैं, जब भी एक पीएन संधि बनाया जाता है, ठीक, ये एक पीएन संधि है, ये इसका जंक्शन, ये पीएन जंक्शन है। तो पीएन जंक्शंस के दोनों साइड में एक ऐसा रीजन बनता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कोई भी मुक्त आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते हैं। क्योंकि इसमें मुक्त आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते हैं तो इस रीजन को, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अवक्षय परत बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? इसको अवक्षय परत बोला जाता है, डिप्लेशंस लेयर बोला जाता है इसको, इंग्लिश में डिप्लेशंस लेयर बोलते हैं। ठीक, तो संधि के अवक्षय परत की डेफिनेशन लिखना है यहां पे, अवक्षय परत। ठीक, देखो अवक्षय परत की डेफिनेशन यहां पे हो सकता है बेटा आपका संधि के दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई मुक्त आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, अवक्षय परत कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अवक्षय परत कहलाता है। ठीक, तो संधि के दोनों ओर का वह क्षेत्र, दोनों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई मुक्त आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम सिंपली क्या बोलते हैं? डिप्लेशंस लेयर, अवक्षय परत कहते हैं। 1 नंबर की इसकी डेफिनेशन यहां पे आपको लिखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, दोनों क्वेश्चंस का आंसर लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक, तो आप मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा बेटा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। 1000 लाइक का हमारा टारगेट है इस वीडियो में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस टारगेट को कंप्लीट करने में हेल्प जरूर करिएगा। ठीक, तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। किस टॉपिक पे, किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए बेटा, कमेंट सेक्शन में आप हमें सजेशंस दे सकते हैं
क्योंकि आप जैसा सजेस्ट करते हैं हम वैसा ही कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते हैं, वैसा ही वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करिए कि आपको किस टाइप के और किस टॉपिक के, किस चैप्टर्स के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिविजन्स क्या चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, जैसा कमेंट करेंगे वैसा ही नेक्स्ट वीडियो जो है हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में आपतन कोण ज्ञात कीजिए जबकि अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। ठीक, आपतन कोण जबकि आपतन कोण 60 डिग्री है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। किस पे बेस्ड क्वेश्चन है? स्नेल्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। अपवर्तनांक n बराबर दे रखा है √3, ठीक है। आपतन कोण अपवर्तन कोण आपको निकालना है। क्या निकालना भाई? अपवर्तन कोण आपको निकालना है r, और आपतन कोण आपका दे रखा है, आपतन कोण आपका दे रखा है भाई कितना? आपतन कोण I बराबर आपका दे रखा है 60 डिग्री। तो क्या लगाएंगे यहां पे हम? स्नेल का नियम। क्या लगाएंगे भाई? स्नेल का नियम। n बराबर साइन I अपॉन साइन r। तो साइन r क्या हो जाएगा बेटा? साइन r हो जाएगा यहां पे साइन I अपॉन n। साइन I अपॉन n। साइन I क्या? साइन I क्या भाई? साइन I है यहां पे आपका, दैट इज साइन 60 डिवाइड बाय √3। ठीक, साइन 60 का वैल्यू कितना था? √3/2 इंटू √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो साइन r का जो वैल्यू है ये आएगा आपका 1/2। साइन r इज इक्वल टू दैट इज 1/2। तो r इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो अपवर्तन कोण आपका कितना हो जाएगा भाई? 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 इज इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र का आयाम आपका निकालना है। वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है वो कैलकुलेट करना है। देखो B0 आपका दे रखा है 510 नैनो टेस्ला। B0 का वैल्यू कितना दे रखा है भाई? B0 कितना दे रखा है? B0 आपका दे रखा है 510 नैनो टेस्ला। 510 नैनो टेस्ला दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। नैनो टेस्ला का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ टेस्ला, दैट इज द B0। E0 आपसे पूछा है भाई, आयाम पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना होगा E0? तो देखो रिलेशन होता है प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल जो c बराबर होता है बेटा, ये E0/B0 होता है। तो E0 की अगर हम बात करते हैं तो ये c B0 के बराबर हो जाएगा। c हो गया आपका 3 × 10⁸ गुणे B0 आपका हो जाएगा 510 × 10⁻⁹ ठीक हो गया। देखो 9 में से 8 घटा दो, बचेगा माइनस का 1 पावर, और उससे इस 0 को काट दो, खत्म हो जाएगा पावर सारा। ठीक, 3 के इससे गुणा कर दो, 3 एक कम 3, 5 क्या 15, 153 न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो E0 का जो वैल्यू है, E0 आपका यहां पे आ जा रहा है, E0 दैट इज 153 न्यूटन पर कूलम। E0 इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 153 न्यूटन पर कूलम। दैट इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, क्लियर है? बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अच्छा, ये स्पेस मुझे खाली करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस खाली करना पड़ेगा। इसको यहां से हटा देता हूं, ये आंसर लिख दो, नीचे ही लिख दो आंसर। E0 इज इक्वल टू, अरे E0 इज इक्वल टू 153 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ में मुख्य अंतर है? क्या कह रहे हैं?
अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या मुख्य अंतर है? मुख्य अंतर क्या है ये आपको बात करनी है। किसमें? लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में। देखो, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर होता है? ये अंतर डिफरेंस इतना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या चुंबक के पास लिए जाने पर ये बहुत ही दुर्बल रूप से चुंबकत्व होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ जो है ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के द्वारा। तो आप ये डिफरेंस लिख सकते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, तथा लौह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये मेजर सा डिफरेंस है, ये मुख्य अंतर जो है इन दोनों में है कि अनुचुंबकीय पदार्थ ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ जो है ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक। तो ये डिफरेंस, एक डिफरेंस आप लिख सकते हैं क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जितने नंबर का क्वेश्चन होता है जितना उसमें आप लिख सकते हैं उतना ही लिखिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ज्यादा लिखेंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना, ठीक। और टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं छूट जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेक्शन सी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या करिए। ऊर्जा बैंड आपको एक्सप्लेन करना है, यहां पे एनर्जी बैंड एक्सप्लेन करना है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जाइए सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, जिसका वन शॉट मैंने अपलोड कर रखा है, वन शॉट अपलोड किया हुआ है। आप जाएंगे सेमीकंडक्टर्स में तो वहां पे आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। पूरा चैप्टर्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे कितना लिखना है 2 मार्क्स में, उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या करिए। क्या व्याख्या है? तो ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या ये हो सकता है बेटा, देखो, ठोसों में दो प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं। 2 प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं जो एक दूसरे से एक ऊर्जा गैप द्वारा अलग अलग, या इसको ऐसे लिखते हैं, ठोसों में 2 प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं जो एक दूसरे से एक ऊर्जा गैप द्वारा सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, कौन कौन से ऊर्जा बैंड होते हैं? तो एक तो ऊर्जा बैंड होता है आपका चालन बैंड। कौन सा बैंड होता है? चालन बैंड, ठीक। और दूसरा होता है आपका संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड जिसको हम बोलते हैं। देखो चालन बैंड, तो देखिए चालन बैंड की जो डेफिनेशन है, अगर हम इसको लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉन
उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, या चालक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड जो आपका बैंड होता है बेटा, ये होता है आपका संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम बैलेंस बैंड, संयोजी बैंड बोलते हैं। देखो संयोजी बैंड क्या है, चालन आपका क्या कहते हैं संयोजी बैंड, बैलेंस बैंड क्या है? वह ऊर्जा स्तर या वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, संयोजी बैंड कहलाता है। संयोजी बैंड कहलाता है। ठीक है, तो ठोसों में दो प्रकार के ऊर्जा बैंड्स होते हैं, एक चालन बैंड होता है, एक संयोजी बैंड होता है। चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चालक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। और संयोजी बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो संयोजकता में पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? संयोजकता में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, ऐसे बैंड को हम क्या बोलते हैं? संयोजी बैंड। और चालन बैंड और संयोजी बैंड एक ऊर्जा स्तर द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक, इस तरीके से आप एक डायग्राम भी चाहे तो आप बना सकते हैं इसमें, है ना, यहां बना देता हूं मैं। ठीक, आप चाहो तो एक डायग्राम भी बना सकते हो। ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया भाई, संयोजी बैंड हो गया। ठीक, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लगभग ऑलमोस्ट क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। ठीक है ना, ये जो है आपके क्या होते हैं, ये भरे हुए होते हैं। ठीक, और जो कंडक्शन बैंड होता है बेटा, ये आंशिक रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, एक एनर्जी गैप होता है, दैट इज द ईजी। ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक, ये आपका बैलेंस बैंड हो गया। ठीक, इस तरीके से एक बैंड स्ट्रक्चर्स भी आप शो कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो जस्ट आप इतना ही लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ख है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, प्रकीर्णन प्रयोग था, उसके क्या निष्कर्ष निकाला गया, उस निष्कर्ष को यहां पे आपको लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, निष्कर्ष यहां पे लिखा जाएगा, कंक्लूजन्स लिखा जाएगा यहां पे। तो क्या क्या कंक्लूजन्स है, कंक्लूजन्स आपको लिखना है। तो सबसे पहला कंक्लूजन्स है, सबसे पहला निष्कर्ष ये है, पहला निष्कर्ष ये निकाला गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधे निकल गए, वो अपने पास से डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो सीधे चले गए कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमारा एटम है, ये इसका एक न्यूक्लिया है। ठीक, जब हमने अल्फा पार्टिकल्स यहां पे डाला तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे गए और ऐसे डिफ्लेक्ट हुए, है ना। कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे गए और वापस आ गए। ठीक, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे गए जो अपने पास से डिफ्लेक्ट हुए बट कम एंगल पे डिफ्लेक्ट। बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो सीधे गए और सीधे निकल गए, वो अपने पास से डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। ठीक है, तो ये जो आपका डिफ्लेक्शंस है अल्फा पार्टिकल्स का, इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला गया,
इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। पहला निष्कर्ष, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या भाई? खोखला है, वो अंदर से खोखला है, ठीक, खाली है। पहला निष्कर्ष निकाला गया। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला गया? देखो, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो 90 या 90 से ग्रेटर एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, ठीक, इसके लिए क्या निष्कर्ष निकाला गया? इसके लिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है वो उसके केंद्र पर निहित है ना। परमाणु का दूसरा यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके केंद्र पर निहित है, केंद्र पर निहित है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, ठीक। तो ये जो एक सेंटर पॉइंट है जहां पे इसका संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश निहित है, इसको हमने नेम दिया दैट इज द न्यूक्लियाई। ये रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया। ये 2 पॉइंट्स बेसिकली आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। डायग्राम बना के आप ये 2 पॉइंट्स यहां पे लिख सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है भाई? खोखला है, खाली है अंदर से, ठीक। और क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो अपने पास से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो सीधे निकल के आ गए वापस, ठीक है, रिटर्न बैक हो गए। तो इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला गया? इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश और उसका जो द्रव्यमान है वो उसके केंद्र पर निहित है। इसलिए अब इस केंद्र को हमने क्या बोला? नाभिक बोला, जिसे क्या बोलते हैं भाई? नाभिक बोला जाता है, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स लिख देंगे, एक डायग्राम बना देंगे, पूरे नंबर्स आपको यहां पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर को। यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य समान प्राप्त हो, तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बहुत सारे सैंपल पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में मैंने इस क्वेश्चंस को देखा और इसी टाइप के क्वेश्चंस को देखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक। यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य समान प्राप्त हो, तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? मतलब दोनों की में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ये आपको बताना है। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक। देखो बात करते हैं हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की। जब हम बात करते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p, ठीक। h/p, तो h/p को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 2mk। जो आपका मोमेंटम है, संवेग है, संवेग को लिखा जाता है रूट 2mk। क्या लिखते हैं भाई? रूट 2mk, ठीक। नाउ अब क्या करें कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य समान प्राप्त हो, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य क्या है? समान है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो लैम्डा p इज इक्वल टू लैम्डा n। प्रोटॉन का तरंगदैर्ध्य और न्यूट्रॉन का तरंगदैर्ध्य क्या भाई? बराबर है। तो ये आपका आ जाएगा, देखो h अपॉन रूट ऑफ 2m, तो ये mp इंटू kp इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2mn इंटू kn। देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं mp इंटू kp इज इक्वल टू mn इंटू kn, ठीक। देखो kp डिवाइडेड बाय kn इज इक्वल टू दैट इज mn डिवाइडेड बाय mp। देखो अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की, है ना, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, बट अगर वैसे एक्चुअल में देखेंगे तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है।
तो आप यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि mn जो है वो ग्रेटर है mp, तो आप लिख सकते हैं mn इज ग्रेटर देन mn अपॉन mp इज ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक, या इक्वल भी ले सकते हैं, आप इक्वल भी ले सकते हैं, ग्रेटर भी ले सकते हैं, तो दैट इज kp इज ग्रेटर देन इक्वल kn, मींस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो न्यूट्रॉन के इक्वल भी हो सकता है या उससे ग्रेटर भी हो सकता है। अगर मास ग्रेटर ले रहे हैं न्यूट्रॉन का तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का ज्यादा होगा, अगर दोनों का मास लगभग बराबर ले रहे हैं तो उस केस में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका इक्वल है, ठीक, तो ये आपका रिलेशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक, नोट करिएगा इसको। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, गौर नंबर। देखो एक बैटरी से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आपका, एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है, उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। मतलब दोनों तारों में समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, मतलब पावर कंजम्पशन दोनों वायर का क्या है भाई, सेम है। अगर पावर कंजम्पशन दोनों वायर का सेम है तो आप क्या लिख सकते हैं, पावर P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज I1 स्क्वायर R1 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2, है ना। अच्छा I कितना, करंट कितना होता है, तो करंट I इज इक्वल टू होता है बेटा, I इज इक्वल टू EMF बाय R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो ये आपका जगह EMF डिवाइड बाय R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R1 इज इक्वल टू, ये आपका जगह I2 दैट इज EMF E डिवाइडेड बाय R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R2, ठीक। E2 से E2 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक। सॉल्व करेंगे इसको तो देखो ये R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका जगह R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल तरीका अपनाते हैं इसको सॉल्व करने का। देखो ये R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इस वाले टर्म को उठा के इधर ले गए, ठीक, तो ये R1 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका जगह R2 डिवाइडेड बाय R1 क्या जगह R2 डिवाइडेड बाय R1, R2 का वैल्यू कितना 9, R1 का वैल्यू कितना 4, तो ये आपका जगह 9/4, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक। तो आपका R2 कितना है, R2 है आपका 9, तो 9 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय नीचे आपका R1 का वैल्यू, ये R1 है, ये आपका R2 है, ठीक। R1 आपका 4 प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू आपका 3/2, स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा कितना आएगा 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका जगह 18 प्लस r 2r इज इक्वल टू 12 प्लस 3r, ठीक। 2r को उठा के पटके, इसको उठा के इधर पटके, तो 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 3r माइनस का 2r, तो ये आपका जाएगा 6 बराबर r, मतलब स्मॉल r जो है वो आपका जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू 6 ओम, कितना 6 ओम आ जाएगा, ठीक। इसका एक ट्रिक भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक ट्रिक भी है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आप सिंपली स्मॉल r इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज कर सकते हैं रूट ऑफ R1 इंटू R2, ठीक। ये आपका ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक बोल लीजिए या फॉर्मूला बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक। स्मॉल r इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 इंटू R2 आप लिख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सिंपली आ जाता है 4 इंटू 9 36 का स्क्वायर रूट कितना आता है बेटा, r आ जाता है, सॉरी 6 आ जाता है, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो स्मॉल r का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था 6 आ जाता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी ये मेथड्स भी है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा समान ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है दोनों में, मतलब पावर कंजम्पशन दोनों का सेम है, क्योंकि पावर कंजम्पशन दोनों का सेम है तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया था P1 इज इक्वल टू P2 और P इज इक्वल टू था I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू क्या था भाई I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R है तो हमने I स्क्वायर R दोनों साइड में इक्वल कर दिया, फिर I का वैल्यू निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया और इसी से I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर हमने क्या कर दिया भाई, सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है, क्लियर है। चलो बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखिए नेक्स्ट सेक्शन डी है, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 4। देखो सेक्शन डी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभी तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दें, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। आवेश कैपिटल क्यू को स्मॉल आर और कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर त्रिज्याओं के 2 सकेंद्रीय खोखले गोलों पर इस प्रकार वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हो। आवेश के पृष्ठ घनत्व क्या भाई बराबर हो, तो उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, 2 खोखला गोला है, 2 गोला है आपका, 2 गोला है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास 2 गोला है। रिफ्रेशिंग, प्लीज वेट। कितना रिफ्रेश करोगे भाई? ठीक है, ऐसे चलो। देखो 2 गोला है, एक की त्रिज्या है आपका स्मॉल आर और दूसरी की त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक, तो मान लेते हैं, देखो अगर हम बात करें इस स्मॉल स्फीयर पे कितना चार्ज है, कितना, तो हम मान लेते हैं स्मॉल क्यू, तो इस बड़े गोले पे कितना चार्ज बचेगा, क्योंकि कैपिटल क्यू आपके पास टोटल चार्ज है, तो इस बड़े गोले पे चार्ज आपका बचेगा, दैट इज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बचेगा। ठीक, हमने इस छोटे गोले पे ले लिया चार्ज स्मॉल क्यू, तो बड़े गोले पे चार्ज होगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं Q1 हमारा Q है, तो Q2 हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू। देखो दोनों का पृष्ठ घनत्व तो समान है, पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान है प्रश्न अनुसार, तो हम क्या लिखेंगे कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, सिग्मा 1 हो जाएगा Q अपॉन ए मतलब छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। Q2 कितना है, दैट इज सिग्मा 2 Q2 माइनस सॉरी Q माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, कैपिटल आर को ले लेते हैं, क्यू को इसके डिवाइड में लेते हैं, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू। इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू माइनस का क्यू बाई क्यू आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू माइनस का 1, माइनस 1 को उठा के इधर पटकिएगा, माइनस 1 को उठा के इधर पटकिएगा, तो ये आपका आ जाएगा बेटा यहाँ पे देखो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आपका 1। तो ये आपका जो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसका स्मॉल क्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका क्यू का वैल्यू आ जाएगा, किसका वैल्यू आ गया भाई, ये हमारा क्यू का वैल्यू आ गया, ठीक, स्मॉल क्यू का, या आप एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये Q1 का वैल्यू है। तो Q2 कितना होगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू। देखो Q2 आपका हो जाएगा यहाँ पे Q2 दैट इज कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू, कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू दैट इज कैपिटल Q स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। देखो कैपिटल Q कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेना, तो ये आपका आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा कैपिटल Q कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज Q2।
ये इस पे इतना चार्ज है। सेकंड गोले पे आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इन दोनों गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर कितना विभव होगा। इसका जो उभयनिष्ठ केंद्र है, मतलब दोनों का जो केंद्र समान है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितना विभव होगा ये आपको ज्ञात करना है, इसको कैलकुलेट करना है। देखो इस छोटे से गोले का भी विभव होगा और इस बड़े गोले का भी विभव होगा, दोनों गोलों का ही ये केंद्र है, दोनों गोलों का केंद्र है, केंद्र पर विभव समान होता है, सर ये आप कहते हैं जितना पृष्ठ पर होता है उतना ही केंद्र पर होता है। तो अगर हम इसके केंद्र पर विभव की बात करते हैं, केंद्र पर विभव, देखो केंद्र पर विभव होगा v, छोटे गोले का विभव प्लस बड़े गोले का विभव, दोनों के विभव को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। छोटे गोले का विभव हो जाएगा k q1 डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस v2 हो जाएगा आपका k q2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक हो गया। तो k q बाय r इंटू q1, देखो q1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये q1 है आपका, ये बेसिकली क्या है q1 है, ठीक, दैट इज कैपिटल Q r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे कैपिटल Q स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक, k q2 बाय r, q2 का वैल्यू यहां से रख देंगे q कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक। देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा, ठीक। कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालोगे तो k ऊपर से कैपिटल Q नीचे से r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां पे बचेगा एक स्मॉल r और यहां पे बचेगा आपका कैपिटल R, ठीक। तो ये आपका जाएगा k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, दैट इज द पोटेंशियल v, ठीक। तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा गोले के स्फीयर के सेंटर पे, ठीक। इतना बोल्ट आप लिख सकते हैं, इसका यूनिट जब आप लिखेंगे तो ये किस में लिखेंगे, बोल्ट में लिखेंगे, ठीक हो गया, क्लियर है। देख लो एक बार जल्दी से, ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इन तरंगों के दो अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। अभिलक्षणों का मतलब इनके दो गुणों की व्याख्या करना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, सबसे पहले आपको यह एक्सप्लेन करना है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की डेफिनेशन यहां पे आपको लिखना है, इसकी परिभाषा लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में यहां पे परिभाषा लिखा देता हूं कि जब किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोलन करते हुए चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, ऐसे लिखो, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हुए माध्यम में संचरित होता है। माध्यम में क्या होता है, संचरित होता है। ऐसे तरंगों को,
विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशंस लिखवा दिया कि जब किसी माध्यम में वैद्युत या चुंबकीय छिद्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हुए माध्यम में क्या होता है, संचरित होता है, तो ऐसे तरंगों को क्या बोलते हैं हम, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक, इसके दो अभिलक्षण लिखना है, दो गुणधर्म इसमें लिखना है। दो गुणधर्मों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से गुणधर्म हो सकते हैं, तो इसके गुणधर्म हो सकते हैं दो। एक नंबर का तो ये डेफिनेशन हो गया, बाकी एक नंबर का जो है आपका क्या होगा भाई, ये 1 मार्क्स का हो गया आपका। ठीक है, और गुणधर्म दो लिखेंगे, एक एक नंबर का एक गुणधर्म हो जाएगा। पहला गुणधर्म, ठीक, यह है तरंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से, प्रकाश की चाल से चलते हैं, से चलते हैं, पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म की अगर बात करेंगे तो ये तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये जो तरंगे हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये ट्रांसवर्स वेव है। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, यह है तरंगे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं। विक्षेपित नहीं होते हैं। ठीक, यह तरंगों में अगर हम बात करें प्रकाश की, इसकी जो चाल है, c, ये आपका जो 1/√μ0ε0, या आप लिख सकते हैं c = E0/B0। ठीक, ये सारे प्रॉपर्टीज है इन सारे तरंगों की। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायो-सेवर्ट नियम क्या है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, इसकी सहायता से वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक, एक लूप है, लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है और उसके साथ ही साथ आपको बायो-सेवर्ट का नियम भी लिखना है। देखो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम, तो बायो-सेवर्ट का नियम है अगर कोई एक लघु धाराखंड है, उस लघु धाराखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB = होता है बेटा μ0I dl sin थीटा अपॉन μ0I dl sin थीटा अपॉन 2π r², 2π नहीं सॉरी 4π। ठीक, 4π r²। ये हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है, dB = μ0I dl sin थीटा अपॉन r²। ठीक, एक नंबर का तो ये आपका हो जाएगा बायो-सेवर्ट का नियम। अब इसकी सहायता से वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो अब मान लेते हमारे पास एक लूप है, ये हमारे पास क्या है, लूप है। ठीक, इस लूप में आपका करंट फ्लो है, कितना करंट फ्लो है, मान लेते हैं I करंट फ्लो है। ठीक, इस लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसका केंद्र है, ये इसका अक्ष है। इस अक्ष पे मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
इसके लिए हम यहाँ पे दो लघुखंड ले लेते हैं dl, यहाँ पे भी एक dl ले लेते हैं, ठीक। dl से p की डिस्टेंस ले लेते हैं x, ये डिस्टेंस कितना ले लेते हैं भाई x। देखो इस dl की वजह से चुंबकीय क्षेत्र को इस डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, दैट इज द db, और इस dl की वजह से चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत दिशा में होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज द db, कितना db, ठीक। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ये डिस्टेंस आपका r हो जाएगा और इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल a है, ठीक। ये एंगल हम माने थे थीटा, अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये db है तो ये db के कंपोनेंट्स बनेंगे इधर, db cos थीटा, क्योंकि इस साइड के साथ थीटा बना हुआ है कोण, तो db cos थीटा, ठीक। इस db का कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में db cos थीटा, ठीक। एक कंपोनेंट्स बनेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज db sin थीटा, एक db इसका बनेगा इस मतलब इस db का कंपोनेंट्स बनेगा db sin थीटा, ठीक है। देखो ये db cos थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, db cos थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो x है ये आपका जो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो शॉर्ट में मैं यहाँ पे डेरिवेशंस करवा देता हूँ सिंपल सा। देखो ये जो dl है, dl की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखो dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र को db, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा, थीटा यहाँ पे बेटा लेंगे 90 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसे dl से p तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई x है, तो नीचे ले लेंगे हम एक्स स्क्वायर, तो i dl sin थीटा, थीटा की जगह ले लेंगे 90, क्योंकि dl और x के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। sin 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, तो ये आपका जब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज दी db। बिंदु P पर नेट चुंबकीय क्षेत्र, देखो नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बिंदु P पर, तो ये जब B, देखो इस कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर देंगे, ये जो कंपोनेंट है आपका db sin थीटा वाला कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे, बाकी ये कंपोनेंट्स क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो ये आपस में क्या जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो B आपका जो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ db sin थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ db sin थीटा, अरे भाई बहुत बढ़िया। तो हमने कहा देखो इंटीग्रेशन ऑफ db क्या है आपका, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन एक्स स्क्वायर साइन थीटा। जो टर्म्स कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, यहां से जो टर्म्स कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया, i अपॉन एक्स स्क्वायर साइन थीटा हमने बाहर ले लिया, बचा इंटीग्रेशन ऑफ dl के इंटीग्रेशंस करेंगे तो इस लूप की टोटल लेंथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लूप की टोटल लेंथ ले लेंगे हम, तो ये आपका जब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो यहां से साइन थीटा का वैल्यू भी निकालेंगे, ये एंगल थीटा है ना, ये भी थीटा है, ये थीटा है, तो यहां से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका a है, कर्ण इसका x है, तो ये आपका a अपॉन एक्स साइन थीटा लिख सकते हैं हम। तो साइन थीटा का वैल्यू लिख देना a अपॉन एक्स और dl लिख देना 2 पाई a। dl का मतलब इस लूप की कुल लंबाई, तो इस लूप की जो कुल लंबाई है बेटा ये 2 पाई a हो जाएगा, क्या जाएगा 2 पाई a, 2 पाई से 4 पाई को कट कर देना 2 हो जाएगा, तो ये आपका जब म्यू नॉट अपॉन 2 i एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब इंटू a स्क्वायर, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, और x बराबर आप लिख सकते हैं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर, तो आप लिख देंगे यहाँ पे b, तो b इज इक्वल टू आपका जब म्यू नॉट i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ, नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ, इसके आगे लिख देता हूँ, ठीक, इसी के आगे लिख देता हूँ कलर चेंज करके, तो ये आपका जब म्यू नॉट i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देखो r स्क्वायर प्लस स्मॉल a स्क्वायर की पावर 3/2, देखो यहाँ पे रूट है, रूट का मतलब हो गया पावर 1/2 और यहाँ पे क्यूब है, तो 1/2 इंटू 3, तो यह पावर आपका जाएगा 3/2, ठीक। तो अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हो जाएगा म्यू नॉट i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर प्लस
a² की पावर 3/2 हो जाएगा। अगर इसमें n टर्न